हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस, और क्लास 8th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। अब लास्ट लेक्चर में तो हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। हमने देख लिया था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोल क्या होता है, कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोल के जो उत्पाद हैं, है ना, कोयले के जो उत्पाद हैं जैसे कि कोक है, कोलतार है, कोयला गैस है, ये कैसे बनता है, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं, इसके और कहाँ कहाँ इनको उपयोग किया जाता है, इसको हमने डिस्कस किया था। तो इसके अलावा हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम क्या है, ठीक है, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है पेट्रोलियम। ठीक है, ऐसे नहीं है ना कि जैसे पेट्रोलियम अभी है ऐसे ही हमें मिलता है, नहीं, इसको बनने में काफी समय लगता है। और कैसे ये बनता है, इसकी क्या प्रोसेस है, क्या कहानी है, वो हमने पढ़ ली थी। इसके अलावा पेट्रोलियम जैसा है, पेट्रोलियम के जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है उसका हम उपयोग करते हैं। अब इसके जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, वो क्या, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन ऑयल है, इसके अलावा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन, मोम है, बिटुमिन है, ठीक है, डामर जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, अवयव हैं बहुत सारे। ये सभी किससे बनते हैं, पेट्रोलियम से ही बनते हैं। और कैसे बनते हैं, इन्हें जो है हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इन्हें। ठीक है, सेपरेट कैसे किया जाता है, पेट्रोलियम को पेट्रोलियम रिफाइनरी में सेपरेशन, इसकी जो प्रोसेस है वो की जाती है, और ये जो सारे कंपोनेंट जैसे कंस्टिट्यूएंट है इन्हें अलग अलग किया जाता है। ठीक है, और फिर अलग अलग करके हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक, तो चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप देख भी लीजिए कि क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, ये जैसे कोल पढ़ लिया था, कोल का क्या उपयोग है वो पढ़ लिया था, इसके जो इससे जो मुख्य उत्पाद हमें मिलते हैं वो हमने देख लिए थे। ठीक, फिर कोयले की कहानी देख ली थी, कोयले को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है ये हमने देख लिया था, कार्बनीकरण प्रक्रिया क्या होती है ये हमने समझ लिया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। फिर हमने कोक के बारे में पढ़ लिया था, कोलतार पढ़ लिया था, कोयला गैस के बारे में पढ़ लिया था, फिर पेट्रोलियम पढ़ लिया था। चलिए, तो आसवन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम के जो विभिन्न विभिन्न संघटक है इन्हें क्या करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, कहाँ पर की जाती है, इस तरीके से पेट्रोलियम की रिफाइनरी होती है जहां पर सेपरेशन किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम को काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसके इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, ये भी हो गया था। फिर लास्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ रहे थे कि पेट्रोलियम के जो विभिन्न संघटक हैं, ठीक है, अलग अलग ये जो संघटक हैं ये क्या क्या है और इनके क्या क्या उपयोग है। तो थोड़ा इसी को ही थोड़ा सा रिवाइज करके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो हमारी नेचुरल गैस है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कोल के जो अलग अलग संघटक है, जैसे सबसे पहला है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम तरलीकृत या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। अब ये है क्या, ये है बच्चों एलपीजी, जो हमारे घरों में सिलेंडर्स होते हैं ना, हमने देखे हैं इस तरीके के कुछ। ठीक है, इस तरीके से एलपीजी के सिलेंडर्स होते हैं घरों में। इन पर जो है एलपीजी गैस भरी जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हम कहें पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई करके भरा जाता है। ठीक है, और इसको हम घरों में ईंधन की तरह यूज करते हैं, और इंडस्ट्रीज में भी इस गैस को ईंधन की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल हम सभी जानते हैं, पेट्रोल को उपयोग, जो पेट्रोल का जो उपयोग है हम किस में करते हैं, हमारे जो मोटर होते हैं, मोटर्स, वाहन होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कि कार है, ठीक है, कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, इन सभी में हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं एज अ फ्यूल। इसके अलावा सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, तो शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीनिंग के लिए एक विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, तो मिट्टी के तेल को बच्चों जेट वायुयान जो होते हैं, जो हमारे जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, लैंप होते हैं, स्टोव होते हैं, हम घरों में स्टोव रखते हैं, तो वहां पर फ्यूल की तरह ये काम आता है। नेक्स्ट है डीजल।
डीजल का उपयोग भी जो हमारे भारी मोटर वाहन है जैसे कि ट्रक है और ट्रैक्टर है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, उसमें जो है एज अ फ्यूल की तरह ये काम आता है। फिर हमारा है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, स्नेहक तेल, जो स्नेहन के काम आता है, ल्यूब्रिकेशन के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स या पैराफिन मोम जिसे हम कहते हैं। तो ये अलग अलग ऑइंटमेंट बनाने के, कैंडल, वैसलीन, इसके अलावा क्रेयॉन्स, जो हमारे वो वैक्स कलर्स होते हैं, क्रेयॉन्स होते हैं, वो सभी बनाने के लिए पैराफिन वैक्स का मोम पैराफिन मोम या पैराफिन वैक्स जिसे कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला है बिटुमिन, डामर जिसे हम कहते हैं, पेंट बनाने के लिए और रोड बनाने के लिए, रोड सरफेसिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ कंस्टिट्यूएंट्स हैं पेट्रोलियम के जो हमने पढ़ लिए थे और इनके यूजेस भी पढ़ लिए थे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो ये प्राकृतिक गैस जिसे हम कहते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, अब इस नेचुरल गैस को अगर हाई प्रेशर पर क्या किया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो इसी से बनती है हमारी सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर है? जब इसे क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पर, प्रेशर क्या होना चाहिए यानी कि दाब क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, इस पर ही ये कंप्रेस होती है और बनती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलो, तो यहाँ पर समझते हैं प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। अब ये भी क्या है, एक प्रकार का, ये जो नेचुरल गैस है ये भी क्या है, एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल होते क्या हैं, जो अवशेषों से बनते हैं, चाहे वो मृत प्राणी हो या मृत वनस्पति हो, उनके अवशेषों से जो भी बनेगा उसे क्या कहा जाएगा, फॉसिल फ्यूल कहा जाएगा। दूसरी चीज ये है कि नेचुरल गैस कब बनती है, देखो जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है ना, तो पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के साथ साथ नेचुरल गैस भी फॉर्म हो जाती है। जैसे हमने स्टोरी पढ़ी थी पेट्रोलियम की कि कैसे जो है जब हमारे समुद्र के जो जीव हैं जब वो मृत हो जाते हैं तो उनके मृत शरीर समुद्र के बॉटम में चले जाते हैं, सबसे नीचे चले जाते हैं, वहां पर सेटल हो जाते हैं। धीरे धीरे इनके ऊपर मिट्टी आती जाती है और ये गहराई में भी चले जाते हैं। जब मिट्टी इनके ऊपर आती जाती है, ठीक है, फिर ये क्या हो जाते हैं, वहां पर हो जाती है ऑक्सीजन की कमी यानी कि एयर की कमी बेसिकली। तो एयर की कमी के कारण उच्च दाब पर, उच्च ताप पर धीरे धीरे जो मृत प्राणी थे, है ना, मृत जो जल में रहने वाले जो भी जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म थे, ये धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, चलो, तो प्राकृतिक गैस जब बनती, पेट्रोलियम जब बनता है उसी के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी बनती है। प्राकृतिक गैस का एक फॉसिल फ्यूल है, ये भी हमें समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है, महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है और इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। पाइपों के द्वारा इसे हम आसानी से ले जा सकते हैं कहीं भी। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर यानी कि हाई प्रेशर पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। तो गैस को ऐसे तो स्टोर कर नहीं सकते, कैसे स्टोर करेंगे किसी भी गैस को, उसे कंप्रेस किया जाता है। अब हमने पढ़ा भी है और हमें पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, ऐसे अलग अलग कंटेनर ले लो। अब एक कंटेनर में हमने कुछ सॉलिड रखा है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो तो कुछ इस तरीके से होंगे, तो सॉलिड सिर्फ इतनी ही जगह घेरेगा, है ना, और इसके पार्टिकल को और ज्यादा हम कंप्रेस नहीं कर सकते। यदि कोई ठोस है तो उसको और ज्यादा हम कंप्रेस नहीं कर सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते। अगर हम लिक्विड की बात करें, मान लो कुछ लिक्विड इस तरीके से भरा हुआ है हमने, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही स्पेस होता है, बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं होता है, लेकिन इन्हें भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। बहुत हल्का सा कंप्रेस कर सकते हैं, इसके अलावा कंप्रेस नहीं किया जा सकता इन्हें भी। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस को जिस भी कंटेनर में रखा जाता है, गैस उस कंटेनर का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, गैस क्या करता है, जो जिस भी कंटेनर में रखे, माने इस गैस को हम किसी और बड़े कंटेनर में रख दें तो इस कंटेनर को भी क्या कर लेती है गैस, पूरा इसका जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर देती है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, बहुत खाली जगह होती है। ठीक है, जिस वजह से इसे कंप्रेस किया जा सकता है, बहुत आसानी से हम गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं हाई प्रेशर पर। तो कैसे कंप्रेस करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं एक पिस्टन। ठीक है, पिस्टन लगा करके इसको
बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, धीरे धीरे ये पिस्टन यहाँ पर आएगी, सारी गैस जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी नीचे एक जगह पर। फिर इस तरीके से गैस को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है जहां भी हमें इसका उपयोग करना है। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमने पढ़ा है, ये हमने जो हमारे स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने समझा है कि जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफी स्पेस होता है, जबकि सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इतना स्पेस नहीं होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में तो बहुत बहुत कम स्पेस, यानी कि स्पेस होता ही नहीं है, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है। तो इसलिए उन्हें कंप्रेस करना काफी मुश्किल है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है लगभग, कंप्रेस हम उन्हें नहीं कर सकते। लेकिन जो गैस है उनके पार्टिकल्स के बीच में काफी स्पेस होने की वजह से उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है, और इस तरीके से सीएनजी के रूप में उन्हें स्टोर करके, भंडारित करके रखा जाता है। ठीक है, जैसे हमने पेट्रोलियम गैस की भी बात की थी, तो उसे भी लिक्विफाई किया जाता है हाई प्रेशर पर, और लिक्विफाई करके उसे गैस सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है, फिर हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। अब तो पाइपलाइंस भी आ गई, तो पाइप से भी हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रवाहित कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अगला, सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब इसका जो उपयोग है सीएनजी का, व्हीकल्स में भी किया जाता है। अब सीएनजी का उपयोग व्हीकल्स में क्यों किया जाता है, जो हमारे कुछ गाड़ियां हैं, कार है, ठीक है, उनमें सीएनजी का उपयोग किया जाता है, वाहनों में। ठीक है, कहाँ, वाहनों में भी किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि सीएनजी एक ऐसा फ्यूल है जो बाकी फ्यूल के कंपैरिजन में काफी क्लीन है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक क्लीन फ्यूल है, यानी कि एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, तो अगर हम सीएनजी का यूज करते हैं, क्योंकि वो एक क्लीन फ्यूल है, तो वो पॉल्यूशन नहीं करेगा, इसलिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको भी तो सेव करना है। ठीक, तो यहाँ पर यही है, किया जाता है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यानी कि पॉल्यूशन ये नहीं फैलाता, और ये एक स्वच्छ ईंधन भी है, यानी कि एक क्लीन फ्यूल भी है। ठीक है, सीएनजी क्लियर है, थोड़ा सीएनजी को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो, तो सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा ले जाया जा सकता है, और इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। तो ये एक, अब सीएनजी का लाभ क्या है, लाभ क्या है, जैसे अगर हम सीएनजी को कंपेयर करें किसी और फ्यूल से, मान लो पेट्रोल से कंपेयर करते हैं सीएनजी को। ठीक है, तो देखो, पेट्रोल को तो पाइपों से ले जा नहीं सकते इधर उधर, ठीक है, पेट्रोल जानते ही हैं हम, लेकिन सीएनजी को ले जाया जा सकता है पाइपों से। ठीक है, दूसरी चीज, पेट्रोल जो है, पेट्रोल भी एक अच्छा फ्यूल है, लेकिन पेट्रोल क्या है, प्रदूषणकारी है। ये क्या करता है, पॉल्यूशन करता है, काफी सारे गैसेस प्रोड्यूस करता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छे नहीं है। जबकि जो हमारा सीएनजी है वो बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, कोई पॉल्यूशन या कोई हार्मफुल गैस जो है इससे प्रोड्यूस नहीं होती है, इसीलिए ये एक अच्छा फ्यूल है, और लाभकारी भी है कि आसानी से कहीं इसको ट्रांसपोर्ट करना, कहीं ले जाना, कहीं से लेकर के आना इजी है। ठीक है, चलो, पाइपों के माध्यम से की जा सकती है, कारखानों में सीधा जलाया जा, अब क्या किया जा सकता है, इसको सीधा जलाया जा सकता है। मान लो लकड़ी, लकड़ी भी एक फ्यूल है, सीएनजी भी एक फ्यूल है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखो, लकड़ी को जब हम जलाएंगे तो बहुत सारा धुआं करेगी, पॉल्यूशन करेगी। दूसरी चीज, लकड़ी को जब हम जलाएंगे तो उसके पीछे छूटेगा रेजिड्यू, रेजिड्यू यानी कि लकड़ी जलाने के बाद जो राख बच जाएगा, लकड़ी का कोयला बच जाएगा। ठीक है, तो वो सब रेजिड्यू बचेगा, जबकि सीएनजी को जलाने के बाद कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा। दूसरी चीज, जब हम लकड़ी को जलाते हैं या किसी और वैसे फ्यूल को जलाते हैं, तो वो हवा में भी क्या छोड़ते हैं, छोटे छोटे मुहिम कण छोड़ते हैं, जिससे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, उसमें जो है वो मुहिम कण फैल जाते हैं, जो हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर चले जाते हैं, तो काफी सारे हेल्थ इश्यूज हमें भी हो सकते हैं। जबकि सीएनजी से ऐसा कुछ है ही नहीं, इससे कोई पॉल्यूटेंट्स या मुहिम कण जो है वो नहीं एटमॉस्फेयर में जाते। ठीक है, चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको अभी समझ में आया है। तो प्राकृतिक गैस हम नेचुरल गैस बोले या फिर सीएनजी बोले, इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में बोले, ठीक है। चलो, तो प्राकृतिक गैस एक रंगहीन यानी कि कैसी है, कलरलेस, गंधहीन यानी कि स्मेललेस जीवाश्म ईंधन है, यानी कि एक फॉसिल फ्यूल है जिसे पाइपों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। चलो, तो सीएनजी और इसके लाभ के बारे में बात करते हैं थोड़ा। वैसे कुछ लाभ अभी हमने डिस्कस भी कर लिए हैं साथ साथ, चलो देख लेते हैं। इसे दबाव में, उच्च दबाव में संग्रहित प्राकृतिक गैस को सीएनजी के रूप में भी जाना जाता है या संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। सीएनजी के लाभ, जैसे एक तो ये स्वच्छ ईंधन है। अब ईंधन अच्छा है तो पॉल्यूशन भी कम करेगा, कोई भी रेजिड्यू अपने पीछे नहीं छोड़ेगा, हार्मफुल गैसेस नहीं प्रोड्यूस करेगा। इसका उपयोग सीधा जलाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सीधा जला लो इसको। चलो, तो प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो ये जो प्राकृतिक गैस है, ये जो हमारे देश के कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर प्राकृतिक गैस के कई भंडार हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस यहाँ पर भी पाई जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सीएनजी के बारे में इतनी चीजें। आप चाहो तो ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो, है ना, इससे आप बहुत आसानी से सीख लोगे। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको ये काफी इजी लगेगा फ्लो चार्ट का मेथड। इससे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये क्या है, एक स्वच्छ ईंधन है। अब स्वच्छ ईंधन क्यों है, इसके साथ ही पॉइंट लिख लो, क्योंकि क्या है, ये कम प्रदूषणकारी है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये जो सीएनजी है, ठीक है, ये क्या है, इजी टू ट्रांसपोर्ट। तीसरी चीज, ये कोई नो रेजिड्यू, जलने के बाद जो है किसी प्रकार का कोई रेजिड्यू ये नहीं छोड़ती है, ठीक है। ऐसी ऐसी करके आप सारे लिख सकते हो कि इसके भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से शॉर्टकट में आप लिख सकते हो, ठीक है, सारे पॉइंट्स को। चलिए, क्लियर है इतना, नोट कर लीजिए इसे आप, या फ्लो चार्ट बना करके सारे पॉइंट्स को आप एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया। अब आगे थोड़ा नेचुरल गैस के बारे में कुछ और चीजें समझते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल तो ये है। अच्छा, एक पॉइंट आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, चलिए, तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। जैसे ये क्या है, एक जीवाश्म ईंधन भी है। क्यों है जीवाश्म ईंधन, ये तो हमने पहले ही देख लिया है कि जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है तो साथ साथ नेचुरल गैस भी फॉर्म होती है, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन है ही, क्योंकि जो मृत समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं उनके मृत अवशेषों से ये बनते हैं, इसीलिए जीवाश्म ईंधन भी है, ठीक है। चलो, तो इतना क्लियर है। थोड़ा कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। ये क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है और इसको पाइप के द्वारा ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। यानी कि बेसिकली अगर हम कहें तो इसको हैंडल करना और ट्रांसपोर्ट करना दोनों ही क्या है, इजी है, ठीक है। चलो, नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। तो बहुत सारे जो हमारे रसायन होते हैं, केमिकल्स हैं अलग अलग, जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, उनके मैन्युफैक्चर में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला, इंडिया में अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने कहा कि महाराष्ट्र है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, कृष्ण गोदावरी डेल्टा है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर जो है नेचुरल गैस पाई जाती है इंडिया में, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए, या आप चाहें तो इस पर ही इस तरीके का फ्लो चार्ट बना करके ही इन पॉइंट को भी उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, ताकि सारा नेचुरल गैस का एक पेज में हो जाएगा, आप आसानी से इसे याद भी कर पाओगे, ठीक है। नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलो, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें देखना है, समझना, तो आप ध्यान से इसे देखना। आपने इस अध्ययन के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं, है ना। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि दो तरह के प्राकृतिक संसाधन है, एक है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक है समाप्त होने वाले संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो असीमित मात्रा में होते हैं, ये बेसिकली हम कहें जो समाप्त नहीं होते है, उन्हें हम कहेंगे अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि वायु है, सूर्य का प्रकाश है। वहीं कुछ हमने इन ईंधनों के बारे में भी पढ़ा, जैसे कि जीवाश्म ईंधन है, वन है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सभी हमारे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। यानी कि इनकी जो मात्रा है वो सीमित मात्रा में ये हमारे पास हैं, और यदि हम इनका ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये समाप्त भी हो सकते हैं। हो सकता है आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए ये सारे ईंधन बचे ही ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है, जीवाश्म ईंधन है, यानी कि फॉसिल फ्यूल है। इनको बनने में लगभग 300 मिलियन वर्ष से भी अधिक वर्ष लग जाते हैं। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है, ठीक है, लाखों वर्ष का समय लग जाता है, जो कि अभी हमने बात की। दूसरी ओर इसके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। अब जितने, जैसे हमने अभी पढ़ा कि नेचुरल गैस के और अलग अलग जो हमारे फ्यूल्स हैं इनके काफी सारे भंडार है, जैसे हमने बात की थी कि महाराष्ट्र है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, अलग अलग स्टेट के बारे में हमने बात की थी कि इंडिया में कई जगह पर जो है इनके ज्ञात भंडार हैं, लेकिन वो कितना ही चलेगा, वो कुछ और 100 वर्ष चलेंगे, उसके बाद तो ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो आने वाली जो आगे की जो जनरेशन होंगी उनके लिए जो ये फ्यूल्स हैं वो बचेंगे ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं इन फ्यूल्स को बचाने के लिए, चलिए तो उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अब ये जो ईंधन है, जब हम इनको जला रहे हैं तो इनसे वायु प्रदूषण भी हो रहा है, और इसका संबंध विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग से भी है, ठीक है। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से भी है। अतः यह एक आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। तो कैसे हम इन जो फ्यूल्स हैं इनको फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, तो देखो, ये है हमारे फ्यूल यानी कि ईंधन, कौन से वाले, ये जो समाप्त होने वाले ईंधन है, फिलहाल हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ईंधन अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करते हैं, एक तो ये समाप्त हो जाएंगे ज्यादा उपयोग करने से, दूसरा इनका ज्यादा उपयोग करने से प्रदूषण भी हो रहा है, प्रदूषण होने से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होने से जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर भी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिप्लीट हो रही थी। O3 ओजोन लेयर का फॉर्मूला, ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ रहा है। छठवीं चीज ये कि देखो, इन फ्यूल से प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण कैसे हो रहा है, यानी कि जब हम इन फ्यूल को जलाते हैं तो ये बहुत सारे मुहिम कार्बन के कण हवा में छोड़ते हैं, जिससे हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, है ना। नंबर 6 पे लिख लेंगे हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं। तो कई सारे नुकसान जो है इन फ्यूल्स को ज्यादा यूज करने के हैं, ठीक है। और कम यूज करेंगे तो उसके दो फायदे हैं, एक तो हम इसको काफी समय के लिए बचा सकते हैं, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा सकते हैं, ठीक है, बचा सकते हैं, और हमारी जो प्रदूषण की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकती है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो कम उपयोग करके काफी सारी चीजें हो रही हैं, और ज्यादा उपयोग अगर हम करते हैं तो काफी सारे हमें जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इतना क्लियर है, चलिए पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसको बच्चों और डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए सिर्फ हमें इतना समझना है कि जो फॉसिल फ्यूल हैं, ठीक है, इनको बनने में काफी समय लगता है, तो हमें इनका इतना ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा उपयोग करने से हमें सिर्फ हार्मफुल चीजें ही दिख रही हैं। कम उपयोग करेंगे तो हमारे नेचर के लिए भी और हमारे लिए भी ज्यादा सेफ ये रहेगा,
क्लियर है इतना? चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।